तो अपन ने देखा था पिछली बार कि एस्टिमेशन अपन जो करेंगे इसके अंदर अपने दो पार्ट होने चाहिए, या दो पार्ट होते ही हैं इसके अंदर। एक होता है आपका क्वांटिटी का, और एक होता है रेट का। तो क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अपने पूरी की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 5 किलो सब्जी मुझे अगर मैं सब्जी खरीदने जाना है, सब्जी का रेट है आपका 20 रुपये किलो, 5 किलो खरीदी, तो क्वांटिटी हो गई 5 किलो, और रेट हो गया आपका 20 रुपये पर केजी। तो आपका एस्टिमेट बन गया 100 रुपये का। ठीक। तो अब अपने को जो पीछे पड़ना है इसके अंदर, ये क्वांटिटी और रेट, इनके बारे में अपने को देखना है ना। ऑब्जेक्ट अपन ने देख ही लिया था क्यों अपन करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी थी उसके अंदर अपन ने कि मेनली जो अपना रहता है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट अपन शुरू कर रहे हैं तो बिफोर हैंड अपने को पता होना चाहिए कि हम इसमें कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, कितना हमारे पास फंड अवेलेबल होना चाहिए, या अगर हमें अगर फंड चाहिए तो उसके लिए हम कहाँ कहाँ से किस प्रकार से हम तो उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। राइट। तो दूसरी चीज, ये तो हमारा हो गया फंड के बारे में। और दूसरा था हमारा क्वांटिटी। जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो हमारा प्लानिंग शेड्यूल रहता है उसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमें कब कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके हिसाब से हमें कितना मटेरियल कब चाहिए होगा। जैसे अगर मेरा मान लीजिए कि चलो छोटे से छोटा प्रोजेक्ट अगर पकड़ूं मैं कि भाई मेरा ये G+1 2 मंजिला मकान मेरे को बना के देना है, एक प्राइवेट रेसिडेंशियल क्वार्टर, जो कि कम से कम 6 साढ़े 6 महीने चलेगा उसका काम। अगर 6 महीने भी चलता है तो ऐसा तो नहीं है कि 4 महीने के बाद में जो मुझे टाइल्स की जरूरत पड़ रही है उनको मैं आज प्रोक्योर करके रख लूं। अगर वो करके रखता हूं तो सबसे पहली चीज, मैं अपना फंड इसमें ब्लॉक कर रहा हूं बिना बात के। नंबर टू, उसको रखने के लिए मुझे एक स्टोरेज कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे एडिशनल पे करना पड़ेगा। नंबर थ्री, जब हमारे पास कोई भी स्टोरेज के लिए कोई चीज़ रहती है तो बट नेचुरल है कि उसके अंदर को हैंडलिंग जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ टूट फूट होती है। तो फिर उसके बाद में आपको एक अलग से चौकीदार बिठाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आपको एक इकोनॉमी चाहिए अपने पूरे प्रोजेक्ट में, तो हमेशा हमें अपना फंड्स का सदुपयोग करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि आपका सबसे कॉस्टली चीज जो रहती है अपने पूरे प्रोजेक्ट में, दैट इज फंड। आपका फंड जो है अपने आप में कॉस्ट रखता है। अगर मैं आज किसी से 20 लाख रुपए अगर उधार लेता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ वो चार्ज करेगा, और चार्ज करेगा मतलब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मुझे पे करना पड़ता है वो उसका उसी कॉस्ट कहलाती है। तो अगर मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है लेकिन आज से 3 महीने के बाद में, तो मैं आज से लेके क्यों रखूंगा अपने पास में उसको। भाई सीधी सी बात है, 3 महीने बाद उसको अगर लेता हूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 3 महीने का मेरा बच जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मतलब अगर हम आगे चल करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, और वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में जैसे अब हम किसी एज अ कंसल्टेंट जब हम बात करेंगे किसी से, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। और एस्टिमेशन मतलब अल्टीमेटली आप पैसे की ही बात कर रहे हो। और ये जो सब्जेक्ट है, आपको मैं शायद पिछली बार मैंने बताया कि नहीं बताया, ध्यान नहीं मुझे, बट ये जो सब्जेक्ट है ये आपको फील्ड में एज इट इज यूज होता है। और सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि इसके अंदर आप अपने फिजिकल टर्म्स, जैसे 5 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट है, 100 स्क्वायर मीटर आपका फ्लोरिंग है, ये आप बोल रहे हो फिजिकल टर्म्स में, इसको आप कन्वर्ट करते हो मॉनिटरी टर्म्स में। और मैनेजमेंट हमेशा इंटरेस्टेड रहता है मॉनिटरी टर्म्स में। उसको ये मतलब नहीं है कि आपने आज कितना काम किया, उसको मतलब ये रहता है कि आपने कितने का काम किया। राइट। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अगर कर लेते हो, तो अगर आप कहीं जॉब भी करोगे तो आप मैनेजमेंट के बहुत पास में पहुंच सकते हो। मतलब मेरी खुद की लाइफ हिस्ट्री ये, मतलब मेरा अपना एग्जाम्पल है ये, मुझे इसको मैंने, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा देखा है इसको होते हुए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप कंसल्टेंट भी अगर बन रहे हैं, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट को जितना ज्यादा फायदा दिलवाओगे, आपको उतनी ज्यादा आपकी अच्छी गुडविल बनेगी। वो जाकर के 50 लोगों को बताएगा, अरे नहीं यार उसके पास जाओगे ना तो वो आपको बहुत सारी चीजों से हेल्प करता है, आपका फंड मैनेजमेंट वो करके आपको देता है। और आपकी जो कॉस्ट है, अगर मैं ऐसा करता तो मेरे को 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाते, वो मेरे 3 लाख उसने सेव करवा दिए। तो ये धीरे धीरे करके जो है ना आपका
गुडविल इंक्रीज करने में भी आपका फायदेमंद होता है। तो है बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है ये। मैथमेटिक्स मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत सिंपल चाहिए, इसके अंदर अपने को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मेंसुरेशन वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया था, मेंसुरेशन मतलब वही अपना सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह जो रहते हैं अपने वो निकालना है इसके अंदर। ड्राइंग की बात करें अपन, तो ड्राइंग तो देखो, वैसे आप लोग आर्किटेक्ट बनने वाले हो, आप ड्राइंग्स बनाओगे, तो सीधी सी बात है कि बनाने के पहले आपको पढ़ना भी आना चाहिए ड्राइंग पढ़ते कैसे हैं। तो ये जानकारी धीरे धीरे आपको अपने आप आती जाती है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग अगर पढ़ रहे लिख रहे हैं आप ड्राइंग को, तो आपको पढ़ना भी अपने आप आ जाएगा। और किसी भी ड्राइंग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं एस्टिमेशन की, तो एस्टिमेशन मतलब अभी फिजिकली वो स्ट्रक्चर नहीं है, हमको उसके बारे में सोचना है, उसको इमेजिन करना है। वो स्ट्रक्चर भी अभी सिर्फ हमारे दिमाग में है, कहीं और नहीं है। स्पेसिफिकेशंस, ये अपनी पिछली बार बात हो चुकी है, जनरल और डिस्क्रिप्टिव वगैरह जो अपने ये रेट्स। तो अपने जो दो पार्ट रहते हैं हमेशा इसमें देखे थे, क्वांटिटी और रेट। तो अभी फिलहाल हम रेट क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स रेट के साथ में हमारा रिलेशन रहेगा, रेट को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्वांटिटी वर्कआउट करते वक्त क्यों रहेगा वो अपन आज ही अपन देखेंगे इसके बारे में भी। बट अभी हम रेट्स को ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे, डिटेल में नहीं देखेंगे, हम बात करेंगे अभी सिर्फ क्वांटिटी सर्वे की। ठीक है, तो हमारा पहला जो स्टेप होता है कि हमें सारी क्वांटिटीज को वर्कआउट करना है, और वर्कआउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ड्राइंग्स। अच्छा, अब जब हम ड्राइंग्स के थ्रू पूरा हम देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं हम कि ये हमारी बिल्डिंग बन रही है, इसमें ये कॉलम है, ये फुटिंग है, ये स्टेप्स बनेगी, यहाँ फ्लोरिंग होगी, यहाँ विंडो आएगी, तो डिडक्शन हमारा कहाँ कहाँ पर आएगा, कौन सी क्वांटिटी हमको वर्कआउट करनी है, प्लास्टर हमारा कितना आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग और अपने इमेजिनेशन से मिलेगी। लेकिन अब उसको हमको क्वांटिफाई करके ब्लैक एंड व्हाइट में लाना है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब ऑन पेपर हमको लिखना है। तो उसको हम क्या करते हैं, अपनी एक मेजरमेंट शीट में लिख लेते हैं। मेजरमेंट शीट या उसको डायमेंशन पेपर भी हम बोलते हैं, उसका एक फॉर्मेट है। अच्छा, आपको बताता हूँ कि भैया अपना जो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून नहीं लगता है। एस्टिमेशन इज बेसिकली एन आर्ट, क्योंकि आप इसे बात करते हो इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन मतलब का आर्ट्स की बात अपन कर रहे हैं। ये साइंस है, लेकिन आप ये समझ के लोग कि 80 to 90% इसके अंदर आपका आर्ट वाला काम चलना है। एक आर्टिस्टिक व्यू आपको चाहिए इसके अंदर। तो इसके अंदर जो आपका मेजरमेंट शीट है, इसका वैसे तो कोई इसमें कोई पक्का फॉर्मेट नहीं है इसका, बट एक ऐसा जनरलाइज्ड फॉर्मेट है जिससे कि आप मतलब जो इन जनरल यूज किया जाता है, तो जिसमें अगर आप लिखेंगे तो सामने वाले को बिना समझाए समझ में आ जाता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, आपने क्या मल्टीप्लाई किया, कहाँ से आपने क्वांटिटीज उठाई हैं, वो सारी चीज उसमें तो दिख जाती हैं। तो एक सेट फॉर्मेट है इसका, मतलब कहीं पर ऐसा फिक्स नहीं किया हुआ है कि आपको यही यूज करना है। आपकी मर्जी है, आप उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आगे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन इतने सालों से जो इसमें काम चल रहा है, एक्सपीरियंस के हिसाब से वो जो एक थंब रूल बनकर के सामने आया है, एक फॉर्मेट सामने आया है, उसमें अगर अपन यूज करेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छे से काम अपने हो पाएगा। ठीक है। अब ये नीचे एक मैंने टिप इसमें दे रखी है, इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अब वो जो फॉर्मेट है उसमें हमने क्या किया कि हमने सारी क्वांटिटीज को लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। मेजरमेंट वगैरह जो हमने लिया है उसमें लिखा हमने, उसको मल्टीप्लाई किया, डालते चले गए। जो सामने दिखा पहले हमने उसको अपना काम कर लिया। लेकिन फाइनली हमको क्या करना है कि हमको उसमें एक जैसी जो क्वांटिटीज हैं जिनका कि सेम रेट होता है, उनको हमें अब समराइज करना है। जैसे कि अगर हम बात करें शुरू से कि हमको सबसे पहले एक्सकेवेशन करना पड़ता है, तो हमने एक्सकेवेशन की क्वांटिटी लिख ली। उसके बाद फिर उसमें हमने पीसीसी का काम किया, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद फिर हमने आरसीसी का काम किया। अब आरसीसी में हमने कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट का काम कर रहे हैं, और शटरिंग का काम कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे हम हमारा काम हो रहा है, मतलब इमेजिन कर रहे हैं हम कि हमारा काम चल रहा है, अब ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। सॉरी।
तो जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे काम को, वैसे वैसे हम उसको लिख करके उसको क्वांटिफाई करना शुरू कर देते हैं ड्राइंग देख देख करके। और लास्ट में आकर के फिर हम क्या करते हैं भाई, टोटल अपना M25 कितना हुआ, टोटल शटरिंग कितनी हुई, टोटल पीसीसी कितना हो रहा है, टोटल एक्सकेवेशन कितना हुआ है। तो ये सारे हम क्वांटिटीज को जब समराइज करके एक शीट में लेकर के आते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में हम क्या कर रहे हैं आकर के कि उसके ऊपर हम रेट अप्लाई कर देते हैं। क्योंकि हर जगह अगर आप रेट अप्लाई करते रहोगे तो एक ही क्वांटिटी को आप 50 जगह लिख के ला रहे हो, तो आपको 50 जगह रेट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर 50 जगह मल्टीप्लाई करके उसका अमाउंट निकालना पड़ेगा, और ऐसा करके टोटलिंग करने में फिर आपको प्रॉब्लम पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आपको किसी ने पूछा कि भैया कंक्रीट टोटल इसमें कितना लगना है, तो वो फिर आपको दिक्कत पड़ेगी निकालने में, सबको आपको फिर ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसके अंदर आपका कंक्रीट एक जगह आ जाएगा, फॉर्म वर्क सारा ऐड होकर के एक जगह आ जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको कुछ कुछ करके समराइज कर लेते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे फायदे अपने को होते हैं। ये देखो, ये है फॉर्मेट मेजरमेंट शीट का। देखो ये जो फॉर्मेट है मेरा, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा इन जनरल। और क्या है कि ये जनरली सब जगह फॉलो किया जाता है। अगर आप चाहो इसके कॉलम्स को आगे पीछे कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो सीक्वेंस है इसका फॉर्मेट का, ये चूंकि सब जगह एक जैसा फॉलो किया जाता है, इसलिए अपन इसको जनरली अपन उसको चेंज करते नहीं है, और इसको इसमें इजी भी रहता है अपना काम करने में। जैसे कि सबसे पहले हम डालेंगे सीरियल नंबर, ये तो ठीक है। SOR नंबर, इसके बारे में इसको अपन डील करते हैं बाद में। अपन आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम पे, मतलब कि मैं किस चीज की क्वांटिटी वर्कआउट करने वाला हूँ वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे कि एक्सकेवेशन, सबसे पहला काम रहता है अपना एक्सकेवेशन का, क्योंकि फुटिंग अपने को बनानी है, तो उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि खुदाई करनी पड़ेगी, एक्सकेवेट करना पड़ेगा। तो उसको मेजर करने के लिए उसका यूनिट क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो यूनिट्स हम कैसे डिसाइड करते हैं उसकी चर्चा अपन करेंगे, लेकिन अभी इसके बाद इसके पहले अपन जरा इसको देख लेते हैं फॉर्मेट को। अब एक जैसे कितने हैं, जैसे कि अगर अपना जो फुटिंग है, मेरे किसी भी जो मेरा काम चल रहा है उसके अगर हम ड्राइंग्स देखें तो उसे पता चलता है कि हमको कि 5 फुटिंग एक जैसी है। मतलब उसका जो एक्सकेवेशन है वो 5 एक्सकेवेशन हमारे को एक जैसे करने हैं। जैसे भाई 5 फीट बाय 5 फीट का उसका एरिया हो रहा है, और डेप्थ उसकी हो रही है 3 फीट की या 6 फीट की। तो 5 फीट बाय 5 फीट बाय 6 फीट, ऐसे करके कितने गड्ढे आपको खोदने हैं। मान लीजिए 3 गड्ढे खोदने हैं, 4 गड्ढे खोदने हैं, तो बार बार उनको हम कैलकुलेट क्यों करें। हम L इंटू बी इंटू एच करके उसकी क्वांटिटी वर्कआउट करेंगे, और 4 गड्ढे हमने खोदे हैं तो 4 से यहाँ पर जो नंबर्स है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको उसकी टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लेंथ, इधर जाएगा ब्रेड्थ, इधर आ जाएगी हाइट या डेप्थ। जब हम एक्सकेवेशन की बात करते हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे डेप्थ, और जब ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे उसको, हम उसको बोलेंगे हाइट। तो इस प्रकार से हम इसमें वर्कआउट करेंगे। और अभी ज्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लो, ये तो जस्ट अभी अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके अपन जब करेंगे तो उसमें पूरी एंट्री करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब जो मैं बात कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेट है। अब यहाँ पर देखो वही है, सीरियल नंबर, SOR आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यूनिट। अब ये जो क्वांटिटी है ये आप वहां से उठाकर लेके आए हैं यहाँ से। जैसे एक्सकेवेशन आपने यहाँ पर 3 जगह लिखा होगा, फाउंडेशन नंबर 1, फाउंडेशन नंबर 2, फाउंडेशन नंबर 3। तो F1 जो फाउंडेशन आपकी है वो 5 है एक जैसी, F2 जो फाउंडेशन है वो 3 है, और F3 जो है वो 2 प्रकार की है, 2 नंबर्स हैं। तो सबकी क्वांटिटी यहाँ पर है, आपने सबको यहाँ पर ऐड किया और उसको उठा करके आप यहाँ लेकर के आ गए। अब यहाँ पर आपने लिखा एक्सकेवेशन, यूनिट आपका आ गया क्यूबिक मीटर, यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, यहाँ रेट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको अमाउंट आ जाएगा। तो पिछली शीट में हमने क्वांटिटी हमारी फाइनल निकाली थी, यहाँ पर हमारा जो है मेन मोटो है हमारा अमाउंट निकालना। तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में आकर के हम यहाँ पर पूरा वर्कआउट करते हैं। अब थोड़ा सा अपन पीछे वापस चलते हैं, और जो मैंने टिप बताई थी आपको, अब उसको आप ध्यान रखो, इसको आप कहीं पर लिख भी लो।
फॉर इफेक्टिव क्यूएस, क्यूएस मतलब क्वांटिटी सर्वे, sequence of items chosen for calculation should be as same as the sequence of construction. This minimizes the chances of missing any item. वैसे तो बहुत सिंपल है, समझ में आना चाहिए, बताता हूँ फिर भी कि हम जब, क्योंकि देखिए अभी हमारे सामने बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ ड्राइंग्स हैं। अब हमें इमेजिन करना है इसके अंदर कि हमारा जो बिल्डिंग है उसका काम चालू हो गया है, कंस्ट्रक्शन हमने शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ेंगे, वो स्टेप्स आप इमेजिन करते जाइए और उसमें क्या क्या क्वांटिटी इन्वॉल्व है उसको हम इसमें लिखते चले जाएंगे, उसको क्वांटिफाई करते चले जाएंगे कि सबसे पहले हमारा अर्थवर्क हो गया, उसमें एक्सकेवेशन हो गया, फिर हमने पीसीसी कर दी, उसके बाद फिर उसमें आरसीसी करी, आरसीसी करने के बाद उसके बाद कंक्रीटिंग करी, कंक्रीटिंग करके जब हम ऊपर आए ग्राउंड लेवल के, अब गड्ढा खुदा हुआ है, फुटिंग बन गई है, तो उसमें हम उस गड्ढे को वापस से पूरा भरेंगे। तो जितना कंक्रीट हमारा इसमें आ चुका है उसके अलावा जो स्पेस रह गई है उसके अंदर आपकी मिट्टी भरा जाएगी। तो अब हमारा अर्थवर्क में दूसरी चीज आ गई, फिलिंग या रीफिलिंग बोलेंगे इसको अपन। तो पहले आपका हो गया था एक्सकेवेशन का, उसके बाद आपका हो गया फिलिंग का। अब उसके बाद में थोड़ा हम ऊपर बढ़े तो सबसे पहले हमारी आती है प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम के सारे कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर प्लिंथ बीम के हमारे प्लिंथ की फिलिंग भी होती है, वो हम करें। वापस हम अब क्या करेंगे, नीचे जो अपनी शटरिंग हो रखी थी, इस शटरिंग को हटाएंगे अपन 21 दिन के बाद में या 14 डेज, जो भी आपका रूल बोलता है उसके हिसाब से, वो हटा करके फिर नीचे ब्रिक वर्क चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इमेजिन करते चलना है कि इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे। धीरे धीरे करके आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और आपका जो एस्टिमेशन है वो भी पूरा सीक्वेंशियल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे इसमें कोई नियम कानून हम फॉलो नहीं करते हैं, सारा सब कुछ आपका अपने हिसाब से होता है। बस इसमें एक आईएस कोड आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज IS 1200, और इसके 28 पार्ट है, पार्ट 1 से पार्ट 28। और बेसिकली ये जो आपका कोड है ये आपको ये बताता है कि आपको किसी भी चीज का मेजरमेंट कैसे करना है, उसका यूनिट आपको क्या रखना है और डेसिमल के कितने प्लेस तक आपको उसका कैलकुलेशन करना है। और ये जो 28 पार्ट आपको दिख रहे हैं, बेसिकली 28 पार्ट जो है इसके, उसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो पार्ट होगा वो मुश्किल से 28 या 30 पेजेस का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसमें काम के जो आपके हैं वो हर कोड का 4 से 5 पेज आपके काम के रहते हैं, बाकी सब ऊपर जो रहता है कि भाई इसका इंडेक्स है और पीछे आपके रेफरेंसेस रहते हैं और वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें रहती है फॉर्मेलिटी वाली वो रहती हैं। अपने वर्किंग के हिसाब से अगर देखें तो बीच के जो इसके 4-5 पेजेस होते हैं वो अपने काम के हैं, बाकी सब मोह माया है। तो इसके अलावा एबिलिटी टू रीड एंड इंटरप्रेट ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन, ये अपनी ऑलरेडी बात हो चुकी है। नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स स्पेशली मेंसुरेशन, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ, एरिया, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस एक्सेल, हाँ ये जरूरी है भाई, क्योंकि आपको जितना जो टेबुलर फॉर्म में जो आपको पूरा काम करना है तो उसमें आपको एक्सेल का यूज करते आना चाहिए। तो आपका क्या है, काम फास्ट होगा, गलतियां कम होंगी, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। कहीं गलती हो भी गई तो एक जगह आपने क्लिक करके उसको चेंज किया उसको, तो आप इस प्रकार से अपनी शीट्स को बनाइए, उसका फ्लो रखिए कि एक जगह आपका करेक्शन करने के बाद में आपका वो बाकी जगह पर ऑटोमेटिकली उसका करेक्शन होता रहे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी आप लोग कर रहे हैं, शुड हैव पेशेंस। पेशेंस होना जरूरी है, हड़बड़ाहट में काम नहीं होता है, क्योंकि अगर आपकी एक या दो क्वांटिटी अगर मिस हो गई तो आपके एस्टिमेट के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। उसकी क्वांटिटी गलत हो गई, उसका अमाउंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा नंबर गेम है आपका। ये नंबर्स प्रॉपरली आपके होने चाहिए, कैटेगरी आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। अभी आपको दिखाऊंगा मैं
कि अगर हम सिर्फ शटरिंग की बात करें तो शटरिंग कितने प्रकार की हो सकती है और उसके कितने प्रकार के रेट्स हो सकते हैं। तो किस प्रकार की कैटेगरी, किस प्रकार की शटरिंग को हमें किस कैटेगरी में डालना है, उसका रेट क्या लगाना है, ये आपको देखना है। तो आपको पेशेंस रखना जरूरी है। उसके बाद आते हैं गुड अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ फील्ड ऑपरेशन एंड प्रोसीजर। तो ये तो ऐसा है कि अभी आपको नहीं आएगा, या आएगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत रहेगा। ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके फील्ड में आपका कितना इंटरवेंशन आप करते हो, कितना ज़्यादा विजिट करते हो फील्ड को, आपका जो साइट चल रहा है, तो धीरे धीरे करके जब आपको एक्सपीरियंस आता है तो किस प्रकार से काम होता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, तो वो सारी चीज़ आपको देख देख करके आप सीखते हो और ये आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आता है। इसलिए इसके ऊपर अब ज़्यादा आगे अपने को ध्यान नहीं देना है। बट इसको अपने को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। तो आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करके रखो तो बाकी चीज़ें अपने आप सब हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू विजुअलाइज 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट्स बाय लुकिंग एट द ड्राइंग। तो ये तो भाई आप लोग तो आर्किटेक्ट हो ऑलरेडी, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिविल वाले जो रहते हैं उनको समझाना पड़ता है, उनको ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम पड़ती बताने में। इमेजिन करो, सोचो, और यहाँ तो आपका काम ही पूरा सोचने से शुरू होता है। इसलिए यहाँ पर अपन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मैं नहीं करूँगा। ये तो इसमें ऑलरेडी आप लोग काफ़ी पारंगत हो। तो नंबर अपना उसको फिर आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं, आप क्लाइंट की तरफ से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम कर रहे हैं, या कंसल्टेंट की तरफ से काम कर रहे हैं, और इन तीनों के बीच की क्या रिलेशंस हैं, किस कैपेसिटी आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम करने का तरीका चेंज होता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आप किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए कम से कम खर्चे में आप अपना काम कर सकते हैं। और भी अगर आप क्लाइंट अगर हैं तो आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स इकोनॉमी आपको हर जगह रखनी है। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपके एक एस्टिमेटर होने के लिए आपके अंदर होना चाहिए, क्वालिटीज। और ठीक है, इसमें से 90% तो आपके अंदर हैं, बाकी आपको अपने आप एक्सपीरियंस से मिलेंगी, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये टिप जो है इसको आप याद रखो। बिफोर कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज one should be aware of schedule of rates and specification। ये क्यों जरूरी है? अभी आपको मैं ये बोला था कि अपन रेट्स और स्पेसिफिकेशन की बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि इसका अपने क्वांटिफिकेशन जो अपन करने वाले हैं इसके साथ में रिलेशन है। होता क्या है कि जैसे अगर आपको घर से बोला गया कि भैया मार्केट जाओ और ये सामान लेकर के आओ, मम्मी ने आपको एक पर्ची थमा दी। अब अगर आप किसी राशन की दुकान पर जाएंगे और आप अगर उससे बोलेंगे कि मुझे सर्फ चाहिए, है ना, सर्फ का एक पैकेट, तो कितने का भाई? आधा किलो का, एक पाव का, या 1 kg। तो इसमें हमारा यूनिट स्पेसिफाई हो रहा है, केजी की बात कर रहे हैं हम, तौल के देगा हमको। या प्री पैक्ड अगर है तो उसमें हम देखेंगे पढ़ करके कि हाँ इसमें 500 kg 500 ग्राम लिखा हुआ है। वहीं अगर आप दूध लेंगे तो दूध क्या होगा आपका? बाय लीटर आएगा। वहीं पर अगर आप मान लीजिए कि कपड़ा खरीदने गए मार्केट में, तो वो कपड़ा जो रहेगा वो आपका आएगा रनिंग मीटर में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मेजरमेंट का यूनिट क्या है। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक ही चीज के यूनिट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा पहले शेड्यूल ऑफ रेट और स्पेसिफिकेशन, उसमें किस प्रकार से उसको स्पेसिफाई किया गया है, और हमें किस क्वांटिटी को कितना कैलकुलेट करना है, किस हाइट से किस हाइट तक करना है। तो ये अपन जो है डिटेल में बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में।